पेपर थ्योरी ऑफ नंबर्स के लेक्चर नंबर 13 में आज हम पढ़ेंगे लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन पे एक एग्जांपल। लेकिन ये लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन से किस तरह से अलग होगी। पहले वाली इक्वेशन हमने जो पढ़ी वो 2 वेरिएबल्स में थी और ये वाली हमारी इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल में होगी। इसको हम पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा। हमने जो है वो पढ़ा यहाँ पे हमारी यूनिट जब शुरू हुई तो उसमें हमारा पहला टॉपिक था डायफॉन्टाइन इक्वेशन, वो क्या होती है। तो हम सबको पता है ऐसी इक्वेशन जिनके जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर्स है, ऐसी इक्वेशंस को हम डायफॉन्टाइन इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप की जो हमारी इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल में लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन होती है। फिर इसके सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा कि इसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब आपका जीसीडी ऑफ ए बी जो है वो सी को डिवाइड करे, यानी डी डिवाइड करे सी को और डी आपका क्या है जीसीडी ऑफ ए बी। और पहली बात तो ये कंडीशन हो गई कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात ये है यदि x नॉट और y नॉट जो है इस समीकरण का कोई एक सॉल्यूशन है तो इस समीकरण के बाकी सारे सॉल्यूशन ये खुद ये सॉल्यूशन भी, इस वाले समीकरण के सभी सॉल्यूशंस को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी इंटू टी, वाई इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए बाई डी इंटू टी। यहाँ पे हमारे ए बी हमें इक्वेशन में गिवन है, टी हमारा कोई इंटीजर होगा और डी जो है हमारा जीसीडी ऑफ ए बी है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, इस टाइप के जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट इसका एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये हमने पढ़ा और बाद में जो है हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स पढ़े। लेकिन हमने पिछली क्लास तक जो एग्जांपल्स पढ़े थे वो हमारे सिर्फ 2 वेरिएबल्स के थे। अब हम पढ़ेंगे लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन 3 वेरिएबल में जो है वो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने इस पे एक एग्जांपल लिया है। हमारा एग्जांपल क्या कहता है, यदि एक सेब की कीमत है 5 रुपए, एक संतरे की कीमत है 3 रुपए और 3 अमरूदों की कीमत है 1 रुपए, यानी एक अमरूद की कीमत क्या हुई 1/3। ये तीनों फ्रूट्स की कीमत है। आपको 100 रुपए में 100 फल खरीदने हैं। आपके पास अमाउंट कितना है 100 रुपए और टोटल फ्रूट कितने खरीदने हैं 100, यानी कुल 100 सेब संतरे और अमरूद तीनों मिला के हमारे पास 100 होने चाहिए। तो आपको ये बताना है जब आपने 100 रुपए में इन तीनों फ्रूट्स को मिला के 100 फ्रूट खरीदे तो उनमें से कितने सेब है, कितने संतरे हैं और कितने अमरूद है, ये आपको बताना है। तो इस वाली जो हमारा ये सवाल है जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, ये वाला जो सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए हम लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशंस की जो हमारी थ्योरी है उसका यूज करेंगे। तो हमने सबसे पहले मान लिया प्राइस यहाँ पे दी हुई है, सेब 5 रुपए का है, संतरा 3 रुपए का है और एक अमरूद जो है 1/3 रुपए का है। तो हम जो है इनकी संख्या को अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो हमने मान लिया सेबों की संख्या है x, संतरों की संख्या जो हमने खरीदी वो y है और अमरूदों की संख्या है z। तो पहली इक्वेशन क्या है, हमने टोटल फ्रूट 100 खरीदे हैं तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। तीनों फ्रूट्स की टोटल संख्या किसके इक्वल आनी चाहिए, 100 के इक्वल। फिर आगे इनकी प्राइस क्या है 100 रुपए, तो 5 इंटू एक्स टोटल सेब की प्राइस प्लस 3 इंटू वाई टोटल संतरे की प्राइस प्लस वाई 1/3 इंटू जेड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल अमरूद की प्राइस। ये तीनों प्राइस सम करके किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो हम जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से चलेंगे तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं। z इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ये वाली वैल्यू जो है हम वापस ले जाके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 5x प्लस 3y प्लस 1/3 और z की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x के साथ जो है हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर्स, जो कॉफिशिएंट है x के साथ वो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1/3, y के साथ हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और जो कांस्टेंट है उनको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 100 यहाँ पे है और माइनस 100/3 इधर से आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये 14/3x प्लस 8/3y इक्वल टू 20/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। यहाँ से हमने 3 एलसीएम ले लिया
और एलसीएम को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लिया दोनों तरफ से इक्वेशन कर दिया और 2 भी कॉमन ले लिया दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया, या फिर आप यहाँ से ये भी कर सकते हो 2/3 दोनों तरफ से कॉमन ले लो और उसको कैंसिल कर दो, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 7x + 4y = 100। ये हमारी क्या है, लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन, दो वेरिएबल में है। इसको सॉल्व करने का मेथड हम जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a और b जो है हमारा 7 और 4, इनका जीसीडी क्या होगा 1 और 100 को डिवाइड करता है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम जो है इसका एक सॉल्यूशन तो हमें साफ दिख ही रहा है, इधर 100 है। अगर हम x को 0 ले लेते हैं, y को 25 ले लेते हैं, तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 और 25, 4 × 25 क्या होगा 100। तो एक हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x0 = 0 और y0 = 25 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे और सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे थ्योरम के हिसाब से, x = x0 + b/d × t। तो यहाँ पे b हमारा क्या है 4 और d हमारा क्या है, इन दोनों का जीसीडी 1 और × t, तो 4/1 × t। और यहाँ पे y = y0 25 माइनस a/d, तो a हमारा 7 है, d हमारा 1 है, तो 7/1 और ये t, ये हमारे जो है इसके सारे सॉल्यूशन किस तरह से लिखे जाएंगे, x = 0 + 4t, y = 25 - 7t। ये हमने थ्योरम जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इनको लिख दिया। यहाँ पे x क्या हो जाएगा 40 और y = 25 - 7t। अब हम चाहते हैं हमारा z भी इसी तरह से आ जाए, तो हम यहाँ से x और y की जो वैल्यूज t की फॉर्म में है वो हम इस इक्वेशन में ले जाके रख देते हैं। तो z क्या हो जाएगा 100 - x की जगह लिखेंगे 40 माइनस y की जगह लिखेंगे 25 - 70 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो z क्या आएगा 75 + 3t। अब हमारे जो है वो सॉल्यूशन क्या होंगे, x = 40, y = 25 - 70 और z = 75 + 3t। ये हमारे जो है तीनों अननोन जो है इस तरह से आ गए। अब हम जो है t हमारा एक इंटीजर है, तो हम जो है इसको अज्यूम करते हैं इसकी वैल्यूज को। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है t नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि t नेगेटिव होगा तो x जो हमारे एप्पल्स की संख्या है वो नेगेटिव जाएगी और खरीदे हुए फ्रूट्स की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे t की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। दूसरी बात ये, हम t की वैल्यू 0 भी नहीं लेंगे, क्योंकि t की वैल्यू 0 लेंगे तो x जो है 0 हो जाएगा, यानी खरीदे हुए एप्पल्स की संख्या 0 हो जाएगी। और हम ये नहीं करेंगे, इसलिए हम t की वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। 1 लेने से t की वैल्यू 1 लेने से x क्या हो गया 4 × 1 4, y = क्या होगा 25 - 70 में t = 1 रखेंगे तो 25 - 7 18 और यहाँ पे 75 + 3 क्या हो जाएगा 78। एक केस तो ये आ गया। t की वैल्यू 2 लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा 4 × 2 8, y = 25 - 14 11 आ जाएगा, z = 75 + 6 81 आ जाएगा। t = 3 भी हो सकता है पॉसिबल, क्यों, और इन तीनों का सम जो है 100 आ रहा है, हमें पता है ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दी हुई कंडीशंस को। t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, y = 25 - 12 करेंगे हम, तो यहाँ पे 25 - 21 करेंगे, क्योंकि t की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा y = 4, z हो जाएगा 75 + 9, ये हमारा हो जाएगा 84। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई। अब आगे हम t की वैल्यू 4 लेना चाहे तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि t की वैल्यू 4 लेंगे तो 25 - 28, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी -3 और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये खरीदे हुए फ्रूट्स की संख्या है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे और 0 से पहले जो कम है वो नहीं लेंगे, तो t की ये 3 ही केस बन रहे हैं। तो हमारा ये तीनों क्या हो गए संभावित सॉल्यूशन, यानी वो 4 एप्पल 18 संतरे और 78 अमरूद खरीद सकता है 100 रुपए में, ये टोटल 100 फ्रूट हो जाएंगे। और वो 8 एप्पल 11 संतरे और 81 अमरूद खरीद सकता है, ये भी टोटल 100 हो रहा है, अमाउंट भी इनका 100 हो रहा है। और एक्स वो जो है वो 12 एप्पल 4 ऑरेंजेस और 84 अमरूद खरीद सकता है, इससे भी क्या हो जाएगा टोटल फ्रूट हमारे 100 हो जाएंगे और इनका अमाउंट भी क्या हो जाएगा 100। ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन आ गया। अब आपको पता है जब आपको जो है वो 3 वेरिएबल में भी अगर कहीं पे लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल्स वाली डायफॉन्टाइन इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये डायफॉन्टाइन इक्वेशन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है और ये है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर क्या होता है अभाज्य, यानी जिनमें से ऐसी
सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, इनको हम पर्टिकुलर जो है p और स्मॉल q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक पूर्णांक है आपका p जो 1 से बड़ा है, यानी वो 1 तो हमारा प्राइम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा कोई पूर्णांक p ऐसा पूर्णांक इंटीजर हो, इसको हम प्राइम नंबर या प्राइम कहते हैं, अभाज्य संख्या या अभाज्य कहते हैं। यदि p के जो धनात्मक विभाजक है, पॉजिटिव डिवाइजर, वो 1 तथा p हो, तो ऐसे वाले इंटीजर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यानी जिसमें जो है ऐसी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो और जिसमें जो है 1 के और खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो छोटी वाली संख्याओं में से। जैसे हम देखते हैं 2 है हमारा, तो 2 में 1 का और 2 का 1 का और खुद का ही भाग जाता है। 3 है हमारा, तो 3 में 1 का और 3 का खुद का ही भाग जाता है। उससे छोटा 2 भी है, लेकिन 2 का डिवाइडेशन जो है वो 3 में नहीं होता। आगे जो है 5 ऐसी संख्या है जिसमें 5 में 1 का और 5 का खुद का दोनों का ही डिविजर, इनका डिविजर 2, 5 का डिविजर 2 ही होगा, 1 या फिर 5। इससे छोटी 3 और 4 भी है, लेकिन 3 और 4 जो है 5 को डिवाइड नहीं कर पाते। तो ऐसी वाली सारी संख्याएं जिनमें जो है या तो खुद का और 1 का, सिर्फ इन दो ही छोटी संख्याओं का भाग जाता हो, तो ऐसी वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम अभाज्य। ये हमारी जो है वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो है आगे दे रखा है जो अभाज्य नहीं होता उसको इंटीजर को हम कंपोजिट कहते हैं। कोई भी पूर्णांक जो 1 से बड़ा है और इंटीजर वो प्राइम नहीं है तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट। यानी भी 1 से बड़े सारे जो 1 से बड़े जो सारे इंटीजर है वो या तो प्राइम होंगे या फिर वो कंपोजिट होंगे। जैसे 1 से लेके 10 तक देखे तो प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7। इसके अलावा 1 से बड़े 1 से 10 तक जितनी भी इंटीजर है वो सारे किस में आ जाएंगे, कंपोजिट में। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ा ले रहे हैं, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 किस में आ जाएगा, कंपोजिट में, क्योंकि 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, दो संख्याओं का गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसा है, मिश्र कंपोजिट है। यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया, 6 नहीं है, 6 कंपोजिट में आ जाएगा, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ जाएगा, 8, 9, 10 यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे 1 से लेकर 10 तक प्राइम कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। यहाँ पे कुछ बातें तो समझने लायक है। सबसे छोटा प्राइम कौन सा होता है, 2, और 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, इवन नंबर है। अदरवाइज आप बाकी के सारे प्राइम 3, 5, 7 और इससे बड़े जितने भी प्राइम नंबर आप देखते हो अभाज्य संख्या, सारी कैसी होती है, ऑड होती है, विषम होती है। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो अभाज्य भी है और सम भी है। आगे एक और रिजल्ट है, 1 हमारा ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट की दोनों की डेफिनेशन में हमने देखा है जो इंटीजर प्राइम या फिर कंपोजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। यानी 1 जो है दोनों में ही काउंट नहीं होता। इसका मतलब 1 ऐसा इकलौता इंटीजर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये हमारी जो है यहाँ तक प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इस पे हम एक छोटी सी थ्योरम पढ़ लेते हैं। ये थ्योरम ये कह रही है कि यदि P एक प्राइम है और P A इंटू बी को डिवाइड करता है, तो या तो P A को डिवाइड करता होगा या फिर P B को डिवाइड करता होगा, इसीलिए वो P इंटू ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है यदि P जो है वो किसी A इंटू बी को डिवाइड करता है तो वो इस वजह से करता है कि या तो P A को डिवाइड करता होगा या फिर P B को डिवाइड करता होगा। अगर आप इसका कोई एग्जांपल देखना चाहते हो तो जैसे हमारा 3 है, वो हमारा P है, वो यदि 15 को डिवाइड करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 में से 3 हमारा A है, तो वो A को 3 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो 15 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो है हम प्रूफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम P और A के बीच में अगर रिलेशन देखें तो दो ही पॉसिबिलिटी है, P या तो A को डिवाइड करता होगा या फिर P B को A को डिवाइड नहीं करता होगा। जैसे हम 3 से बड़ा जो है, जैसे हमारा 5 जो है वो हमारा प्राइम है, इससे बड़ा हम लेते हैं तो जैसे 9 लेते हैं तो 5 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता। 10 लेते हैं तो 10 को डिवाइड करता है, 11 लेते हैं 11 को डिवाइड नहीं करता। तो हम 5 से बड़े जो इंटीजर लेते हैं A, उनके बीच में 5 उनका और 5 का प्राइम का दो ही रिलेशन पॉसिबल है, या तो वो उसको डिवाइड करता होगा या फिर नहीं करता होगा। तो पहला वाला केस क्या ले लिया हमने, सपोज P A को डिवाइड करता है। यदि P A को डिवाइड करता है तो फिर हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। P A B को डिवाइड कर रहा है ये हमें गिवन है, और P A को डिवाइड करता है ये हमने मान लिया, तो फिर हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। केस सेकंड में यदि P A को डिवाइड नहीं करता हो तो
यदि p प्राइम है, p जो है a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यदि p a को डिवाइड नहीं करता हो तो हमें क्या दिखाना है, p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो p किसको डिवाइड कर रहा होगा, b को। तो ये हमने मान लिया p a को डिवाइड नहीं कर रहा। अब p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो p और a का जीसीडी क्या होगा, 1। 5 जो है हमारा प्राइम है वो 9 को, 11 को, 12 को इनको डिवाइड नहीं करता, तो 5 का 9 के साथ, 11 के साथ और 12 के साथ जीसीडी क्या होता है, 1। तो इसका मतलब पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीसीडी ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, 1। और हमने जो है यहाँ पे दो चीजें हमें गिवन है कि पी और ए का जो है वो जीसीडी 1 है और पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने यूक्लिड की लेमा पढ़ी थी। यूक्लिड की लेमा फर्स्ट क्या कहती है, यदि आपका ए जो है बी इंटू सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी का आपस में जीसीडी 1 है, इसका मतलब ए जो है सी को डिवाइड करता है। ये हमारा रिजल्ट है। और हमारी अभी सिचुएशन क्या है, पी ए इंटू बी को तो डिवाइड कर रहा है और पी का ए के साथ जीसीडी 1 है, तो यहाँ से इस वाली लेमा को जब अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पी बी को डिवाइड करता होगा। इस वाली लेमा की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, पी ए बी को डिवाइड कर रहा है और जीसीडी ऑफ पी ए 1 है, इसका मतलब पी किसको डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है। ये जो है आपकी यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स पे जो पहली वाली थ्योरम है वो आपकी हो गई। तो आपका जो है हमने इस लेक्चर में जो है एक तो आपका लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और एक नया टॉपिक जो हमारा प्राइम नंबर्स है उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। तो आप जो है यहाँ तक का पढ़ लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे का हम अगली वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।